आज आपके साथ मैं एक चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम है वायुमंडल की संगठन और वायुमंडल की संरचना। दोनों चीज पढ़ेंगे हम। वायुमंडल का क्या संगठन है, कंपोजिशन क्या है, किन चीजों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि वायुमंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल बेसिस पे कैसा है, केमिकल बेसिस पे कैसा है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कंपटीशन के लिए, चाहे वो पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, दोनों में ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर को समझने पे आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेन के भी कुछ क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान जो भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी शुरुआत इसी चैप्टर से मानी जाती है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई सारा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो तकनीकी शब्द है भूगोल का, वो आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट इमेज जो आप देख रहे हैं चैप्टर का, जो एक तरीके से आप बिगनिंग देख रहे हैं, इसमें मदर अर्थ को नीचे दिखाया गया है। ये हमारा मदर अर्थ है, और मदर अर्थ के बाद फिर ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल। एक इमेज जानबूझ के हमने लिया जिससे कि आपको वायुमंडल का एक जो माइंड में एक छोटा सा इमेज क्रिएट हो जाए, फॉर्म हो जाए। सबसे पहले हम चैप्टर में क्लास को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर लें कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, वायुमंडल संरचना और संगठन, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं इनसे, और फिल्म्स में किस तरह के प्रश्न आते हैं इससे। देखिए, दो बातें हैं वायुमंडल से रिलेटेड। पहली बात, आप इसके संरचना को देख लीजिए, और संरचना से क्या प्रश्न आता है उसको भी समझा देता हूं मैं आपको। और दूसरा, संगठन। यही दो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी है आज। और साथ में मैं एक मुद्दा अपने तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है वायुमंडल का, उसको भी हम समझेंगे इस क्लास में। देखिए, जब आप किसी भी पर्टिकुलर थिंग का स्ट्रक्चर, संरचना की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसका आकार प्रकार कैसा है। दो गुण के आधार पर हम इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, इसके भौतिक गुणों के आधार पर, जिसमें मूलतः तापमान, आर्द्रता आदि गुण जो हैं वो भौतिक गुण हैं। तो भौतिक गुण के आधार पर इसकी संरचना कैसी है, वो जो आपने पहला इमेज देखा था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल था, ये सब सब भौतिक गुण के आधार पर है। दूसरा क्या है, रासायनिक जो इसकी बनावट है, यानी इनमें जो गैसें उपलब्ध हैं, उन गैसों की गुणवत्ता के आधार पर, रासायनिक गुणवत्ता के आधार पर भी हम वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सममंडल और विषम मंडल के बारे में। जब हम बात करेंगे संगठन की, तो संगठन में देखेंगे कि ये किन चीजों से मिलकर बना है, यानी इसके कंपोनेंट्स कौन कौन हैं जिनसे ये मिलकर बना है। तो एक नॉर्मल सी बात है कि वायुमंडल गैसों से मिलकर बना है, लेकिन केवल गैसें नहीं है। गैसों के अलावा वायुमंडल में 4% जलवाष्प भी है, वाटर वेपर जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में धूल कण है। तो धूल कण, जलवाष्प और गैस, ये तीन मूल अवयव हैं जो वायुमंडल के निर्माण में भागीदार हैं। ठीक है, तो मेनली इन्हीं तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन, धूल कण, जलवाष्प और गैस को। और महत्व में ये देखेंगे कि आखिर वायुमंडल किस प्रकार से धरती पर जीवन को संभव कर पाती है, वो कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा वो कार्यविधि है जिसके थ्रू वायुमंडल धरती पर जीवन को सुरक्षित, संरक्षित कर पाने में सक्षम हो पाती है। तो ये तो आया कि प्रश्न कहां से आता है, ये अभी तक हमने नहीं बताया आपको। प्रश्न प्रीलिम्स में यदि आएगा, ठीक है, प्री में यदि क्वेश्चन आएगा, तो इसके इस स्ट्रक्चर के जो विशेषताएं हैं, जैसे भौतिक गुण के आधार पर वायुमंडल की जो परतें हैं, उन परतों की जो विशेषता है, ठीक है, परतों की जो विशेषता है, जैसे क्षोभ मंडल की कुछ स्पेशल विशेषता है,
समताप मंडल की अपनी विशेषता है, ओजोन मंडल की अपनी विशेषता है, आयन मंडल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो परतों की विशेषताएं हैं कि किस परत में कौन सी स्पेशल फीचर्स देखने को हमें मिलता है, वो आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, जिस पर हम विशेष फोकस करेंगे परतों की विशेषता। जैसे पहला परत है क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं घटती हैं। क्षोभ मंडल पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है, क्षोभ मंडल में गैसों का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्षोभ मंडल से रिलेटेड जितने भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं उसके, विशेषताएं हैं उनकी, वो आपको विस्तार से याद रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको रासायनिक आधार पे सम और विषम मंडल की बात की, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जिनका भूगोल विषय नहीं है, ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स से आए हैं, फिजिक्स से आए हैं, या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या फिर हो सकता है कि हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या होता है, क्षोभ मंडल समताप मंडल तो जनरल इंफॉर्मेशन होता है, बचपन से पढ़ते आए होते हैं, सुनते आए होते हैं, तो उनको याद रहता है। लेकिन जब होमोजिनस और हेट्रोजिनस लेयर की बात आती है, तो यहां पे उनके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन की कमी हो जाती है कि किस बेसिस पे निचले परतों को सममंडल और ऊपरी परतों को विषम मंडल कहते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, यहां से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज पूछ सकता है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और भी क्रिएट होते हैं इन्हीं परतों के माध्यम से। जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल है, जैसे ओजोन मंडल है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो जाता है कि कौन सी गैसें हैं जो ओजोन मंडल को पतला कर रही है, या ओजोन मंडल में छेद हो रहा है जिसके कारण। इसके अलावा इसमें जो तापमान का वितरण है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम क्यों होता है, समताप मंडल में सब जगह तापमान समान क्यों होता है। तो इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्रीलिम्स में दिख सकता है। और यदि मुख्य परीक्षा में पूछता है तो क्या पूछेगा, वो बहुत सीधा सपाट क्वेश्चन पूछता है, वायुमंडल की संरचना और संगठन का विवरण प्रस्तुत करें, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन को एक्सप्लेन करे, डायरेक्टली वो पूछ देता है। तो मुख्य परीक्षा से ज्यादा ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आती है बात कि संगठन से कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है क्या, बहुत ज्यादा। आजकल जो न्यू ट्रेंड चला है, ये पुराने ट्रेंड के अकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन था। ये पीसीएस में अभी भी इस तरह से पूछ रहा है, परतों की विशेषता, सममंडल विषममंडल। लेकिन यूपीएससी जो है अब इस पे आ गई है कि जो गैसें हैं वायुमंडल में, गैसों का प्रतिशत क्या है, कौन सी गैसें बढ़ रही हैं, कौन सी गैसें सबसे ज्यादा है, इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। गैसों की जो मात्रा है वायुमंडल में, उस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। इसके अलावा किस पर पूछ रही है, जलवाष्प का जो कार्य है, प्रतिशत है। जलवाष्प क्या है, पूरे एटमॉस्फेयर का 4% जलवाष्प है, 4%। लेकिन ऐसा नहीं है कि अराउंड दी ग्लोब चारों तरफ हर जगह एक जैसी मात्रा है जलवाष्प की। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहां पे तापमान ज्यादा होता है, इंसोलेशन बोलते हैं, सूर्यातप जहां ज्यादा मिलता है, उन क्षेत्रों में ज्यादा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, या वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होती है। अब देखिए ये दो तकनीकी शब्द आए ना, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, इस पे भी यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन बना चुकी है। ये दो तकनीकी शब्द यहां जुड़ रहे हैं, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। कई हमारे ऐसे साथी होते हैं, ऐसे छात्र होते हैं जिनको इन इन दो टर्मिनोलॉजी का पूरा ज्ञान नहीं होता। अंग्रेजी में इसको इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन कहते हैं, और इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में क्या फर्क है, क्योंकि ये जुड़ेगा। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये सोर्स है, किसका सोर्स है, जलवाष्प का। इवेपोरेशन तो सब समझता है, वाष्पीकरण सूर्यातप यानी सोलर जो एनर्जी है, इंसोलेशन जिसको कहते हैं, सूर्यातप, उसके कारण जो वाटर बॉडीज हैं, माफ कीजिए, वाटर बॉडीज का मतलब हो गया क्या, एनीथिंग, तालाब, झील, पोखर, नदी, सागर, महासागर, ये सब वाटर बॉडीज हो गए। तो इन वाटर बॉडीज में इंसोलेशन के कारण जो पानी गर्म होकर भाप बनता है, वो है वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। तो फिर, और इवेपोरेशन से जो वाटर वेपर क्रिएट होता है वो एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। तो एटमॉस्फेयर में कहां पे ज्यादा जल वाष्प होगा, ऑफ कोर्स
जहां इंसोलेशन ज्यादा है वहां ज्यादा जलवाष्प होगा, और कहां कम जलवाष्प होगा, जहां इंसोलेशन कम है और वाटर बॉडीज भी कम है। तो जैसे कोल्ड रीजन है वहां पे इंसोलेशन कम है तो वहां वाटर वेपर कम होगा। पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा 1% से कम होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जो शुष्क क्षेत्र है जहां वाटर बॉडीज कम है, वहां भी जलवाष्प की मात्रा 1% से कम होती है। विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में जहां जो वाटर बॉडीज हैं यानी जल राशि ज्यादा है, सागर महासागर नदी झील तालाब पोखर आदि ज्यादा है, वहां पे ज्यादा मात्रा में इवेपोरेशन होता है। तो मैक्सिमम परसेंट जो है जलवाष्प का वो 4% होता है, और मिनिमम परसेंट जो है जलवाष्प का वो 1% होता है। और ये 4% से 1% जो जलवाष्प की मात्रा है वायुमंडल में, ये मूलतः इन्हीं दो स्रोतों से आता है, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण तो आपको समझ में आ गया कि जो सन है, सूर्य है, सूर्य ताप के कारण जो वाटर बॉडीज हैं, जल राशियां हैं, उन जल राशियों से जो भाप निकलता है, जलवाष्प निकलता है, भाप यानी जलवाष्प निकलता है, वो इवेपोरेशन कहलाता है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो जलवाष्प का स्रोत जो है वो यही है। ठीक है। दूसरा वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन क्या है? जो जीव जंतु हैं, स्पेशली जीव जंतुओं में पौधे और वृक्ष जो हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज जो हैं, वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं वाष्पोत्सर्जन में। प्लांट्स छोटे छोटे इसको कहते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं छोटे पौधे जो हैं वो प्लांट्स में आते हैं, जो बड़ी वृक्ष हैं वो ट्रीज में आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा जंतुओं में जितने भी तरह के जंतु हैं, जैसे आप खुद करी दोपहरी धूप में निकलते हैं, तो फिर आपके शरीर से भी क्या निकलता है? आपके शरीर से भी रिलीज होता है जलवाष्प, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो जीव जंतुओं से संबंधित है। जीव जंतुओं के शरीर से जो रिश्ता है, निकलता है गर्मी के कारण, अधिक गर्मी में आप रहेंगे तो आपके शरीर से पसीना निकलता है। तो पसीना तो वो है जो कंडेंसेशन के कारण जलबुंद में बदल जाता है, लेकिन उन पसीने के अलावा जो जलबुंद में नहीं बदल पाता वो वाटर वेपर। देखिए, छोटे से कमरे में गर्मी के दिन में यदि जरूरत से ज्यादा लोग आ जाएं तो और ज्यादा सफोकेशन बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। कारण क्या है? हर एक के शरीर से ट्रांसपिरेशन के कारण जलवाष्प निकल करके अंदर के तापमान, कमरे के तापमान को और बढ़ा देता है। तो यही चीज है वाष्पोत्सर्जन। तो दो तकनीकी शब्द है, इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन बना चुकी है। उसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जिसको आप पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, मैटर माने कण, पार्टिकुलेट मैटर का मतलब हो गया धूल कण। धूल कणों में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे, और हवा में तैरते रहते हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर हैं। अलग अलग साइज के होते हैं, उनको माइक्रोन में मेजर करते हैं, 1.5 तो 1.2, अलग अलग आकार के कण होते हैं, जो जैसे खनिजों के कण हैं, या धूल मिट्टी के कण हैं, या फिर फूलों में जो पोलन ग्रेन के कण हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो कण हैं, वो जो एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, वो कब क्या है? धूल कण है। तो हम अभी टोटली दोनों इनसे, धूल कणों से, पार्टिकुलेट मैटर से भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना चुकी है। जलवाष्प में वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण और जलवाष्प के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीलिम्स में। और हाँ, गैसों का प्रतिशत, कौन सा गैस कितना प्रतिशत है और किस गैस का कितना वितरण है एटमॉस्फेयर में, इस पर भी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा। हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर का ये देख लीजिए कि क्या वो ट्रेंडिंग में है, क्या उससे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यदि हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से संरचना भी महत्वपूर्ण है और संगठन भी महत्वपूर्ण है। संरचना में आप दोनों तरह की संरचना पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के आधार पर, जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, जो भी परतें हैं, इन सारे परतों की विशेषता, और सम मंडल, विषम मंडल में जो कैटेगराइजेशन, जो वर्गीकरण आप करते हैं, उनकी भी विशेषता आपको विस्तार से पढ़नी होती है। ये आपका संरचना में आता है, और संरचना से क्वेश्चन आता है, मैंने अभी जस्ट आपको दिखलाया, बताया। संगठन किन चीजों से वायुमंडल बना है, और उसमें जैसे गैस है, जलवाष्प है और धूलकण है, तो गैस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हैं, या फिर जलवाष्प से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और धूल कणों से जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यदि जलवाष्प नहीं होते वायुमंडल में तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं।
धूल कण वायुमंडल के एक अनिवार्य अवयव हैं, कैसे? इस पे विचार ऑप्शन बना सकता है, स्टेटमेंट बना सकता है यूपीएससी कि ये धूल कण क्या करते हैं, बादलों के निर्माण में केंद्रक का कार्य करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई का काम करते हैं। अब पूछ देगा, एक और स्टेटमेंट दे देगा कि धूल कण वायुमंडल में जो अर्थ रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। या पूछ दे देगा एक स्टेटमेंट कि ये जो धूल कण है, जो इंसोलेशन, सूर्य से जो उष्मा आती है, जो किरणें आती हैं, उनको ट्रांस मतलब परावर्तित करने का कार्य भी करती है। तो 3 स्टेटमेंट दे देगा, फिर नीचे लिख देगा 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सभी सही है, और एक दे देगा इनमें से कोई सही नहीं है। तो इस तरह के लेवल पे पहुंच चुकी यूपीएससी, डस्ट से क्वेश्चन बना सकती है, वाटर वेपर से क्वेश्चन बना सकती है। वाटर वेपर में दे देगा वायुमंडल में मौजूद एक महत्वपूर्ण अवयव जलवाष्प से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, जलवाष्प वायुमंडल के जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में कुल वायुमंडल का, कुल गैसों का 4% है, कुल वायुमंडल का 4% है। दूसरा ऑप्शन दे देगा कि ज्यो ज्यो हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प का प्रतिशत बढ़ता जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है, मैंने बताया ना कि विषुवत रेखा पर तो 4% होता है और ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कम होता जाता है। ध्रुवों पर यह 1% से भी कम होता है जलवाष्प। तो ये जलवाष्प से संबंधित स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट बना देगा कि जलवाष्प के कारण ही वायुमंडल में जो फॉग है, कोहरा, कुहासा, हेलस्ट्रोम्स जिसको झंझावात कहते हैं, बादल का निर्माण, बर्षण, संघनन आदि क्रियाएं होती हैं। सही है ये स्टेटमेंट। जलवाष्प के कारण ही संघनन से बादल बनता है, कोहरा बनता है, कुहासा बनता है। तो जलवाष्प से रिलेटेड 4-5 स्टेटमेंट बना के आपको दे देगा। गैसों से रिलेटेड भी दे देगा ऑप्शन कि वायुमंडल की जो गैसें हैं वो निम्न वायुमंडल यानी निचली परतों में गैसों की सघनता अधिक है। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि वायुमंडल के ऊपरी परतों में हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसों की अधिकता है। तीसरा पॉइंट दे देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता सबसे अधिक क्षोभ मंडल में मिलती है। ऑप्शन ए 1 सही है, ऑप्शन 2 केवल 2 सही है। ऑप्शन ए दे दिया केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दे दिया केवल 2 सही है, ऑप्शन डी दे दिया 1 और 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई सही नहीं है। तो समझदारी बनानी पड़ेगी इन सारे मुद्दों पर। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये गीता बाइबल से कम नहीं है, गीता बाइबल कुरान है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं, ये तो था सबसे पहले कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या महत्व है आने वाले परीक्षा के लिए। अब हम आते हैं, अब एक एक करके आपको बताते हैं कि मैं कैसे इन सारे टॉपिक को कवर करते हुए क्या क्या पढ़ाऊंगा इस क्लास में। जरा इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस क्लास में, पहला टॉपिक होगा हमारा वायुमंडल क्या है। यानी सबसे पहले हम वायुमंडल की परिभाषा को समझेंगे, ठीक है, कि वायुमंडल है क्या दरअसल। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे वो इसी में परिभाषा आ गया वायुमंडल का, इसके ओरिजिन को पढ़ेंगे कि जो वायुमंडल है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, वायुमंडल की उत्पत्ति को। तीसरी बात हम समझेंगे कि जो वायुमंडल है इसका संगठन क्या है। पहले संगठन पढ़ेंगे तब संरचना पढ़ेंगे। वायुमंडल का संगठन यानी वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर वायुमंडल बना है, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात होगी। और चौथी बात होगी, ठीक है, 4th नंबर पे हम स्टडी करेंगे कि वायुमंडल का संगठन पढ़ लेंगे। संगठन में हम सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे जो अभी हमने देखा था, गैसें, जलवाष्प और धूलकण। वायुमंडल मूलतः गैसों से मिलकर बना है, ठीक है, गैसें हो गई और जलवाष्प हो गया, धूलकण हो गए। इन तीनों को डिटेल में हम पढ़ लेंगे, गैसें, जलवाष्प और धूलकण। तीसरा, इन तीनों को डिटेल में अभी हम बताए कैसे पढ़ना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इससे स्टेटमेंट निकाल के ध्यान से पढ़ना है। और चौथा जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम संरचना। वायुमंडल की संरचना को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर।
और संरचना में हम दो तरह की संरचना पढ़ेंगे, एक भौतिक संरचना, ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर वायुमंडल की संरचना को पढ़ेंगे, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे भौतिक गुणों के आधार पर के साथ साथ हम एक और पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर वायुमंडल की संरचना। इसके बाद अंतिम पॉइंट जो पढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि जो वायुमंडल है इसका महत्व क्या है, यानी कि वायुमंडल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, यानी इसके होने से और इसके नहीं होने से क्या फर्क पड़ रहा है पृथ्वी को, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो हम वायुमंडल के महत्व को देखेंगे और महत्व के साथ साथ वर्तमान समय में वायुमंडल किस तरह की समस्याओं से ग्रसित है, खतरों से ग्रसित है। तो वायुमंडल से जो रिलेटेड खतरे हैं, वर्तमान में कई तरह के खतरे हैं वायुमंडल के पास, ठीक है, तो इन खतरों को भी हम ध्यान से समझेंगे। जैसे एक खतरा क्या है, हम जो अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स भेज रहे हैं, अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, वो सबके सब क्या हो रहा है, जब वो उस एक्सपायर कर जाता है, जब उसका एज खत्म हो जाता है, तो वो कचरा, स्पेस डेब्रीज कहते हैं उसको, अंतरिक्ष कचरे, जो कचरे हैं पृथ्वी के चारों तरफ इतना ज्यादा जमा हो गया है कि वो एक लेयर बनाता जा रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। ये कचरे खतरा है वायुमंडल के लिए, खतरा है धरती के लिए, क्योंकि ये कचरे जो अंतरिक्ष यान के जो कचरे हैं या अंतरिक्ष स्टेशन के, स्पेस स्टेशन से रिलेटेड या स्पेस में जो भेज रहे हैं जो कुछ भी, वो सब के सब खतरा कैसे है, यदि उनमें से कोई भी पर्टिकुलर पदार्थ या कोई उसका कुछ भी यदि वायुमंडल में एंटर करता है तो वो वायुमंडल को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। इसके अलावा वो पृथ्वी पर बम की तरह ब्लास्ट होगा, जहां भी गिरेगा नुकसान करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा। इसके अलावा कुछ खतरे जो हैं वो अंतरिक्ष से भी हैं, जैसे सोलर स्टॉर्म्स, सूर्य में यदि तूफान उठता है, या फिर सूर्य में यदि बहुत बड़ा मतलब धब्बा जो होता है, जिसको आप सूर्य पे काले रंग के धब्बे क्रिएट होते हैं, ये एक चक्र है सूर्य का, तो उसके कारण भी सौर धब्बा बोलते हैं, हिंदी में सौर धब्बा बोलते हैं, और उससे भी वायुमंडल पे प्रभाव पड़ता है, एटमॉस्फेयर पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो हम डिफॉरेस्टेशन के कारण CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज कर रहे हैं और एंटी ओजोन डेवलप कर रहे हैं, उससे ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, तो वो भी वायुमंडल को क्षति पहुंचाता है। तो उन खतरों पे भी कुछ क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल क्या है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है। वायुमंडल को अलग अलग तरीके से जो जोग्राफर्स हैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं वायुमंडल को। कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ जोग्राफर कहते हैं कि जो वायुमंडल है वो एक तरह का इन्वेलप है, कुछ कहते हैं ब्लैंकेट है। तो ब्लैंकेट, इन्वेलप, ये सब के सब सिंबॉलिक सांकेतिक टर्मिनोलॉजी है। दरअसल पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो मोटा आवरण है, सामान्य अर्थ में उस गैसों के मोटे आवरण को वायुमंडल कहते हैं, और इनमें गैसों के आवरण के साथ साथ जलवाष्प और धूलकण भी मौजूद है। ये एक साधारण परिभाषा हुआ। यदि हम बुकिश डेफिनेशन की ओर जाएं, किताबी परिभाषा की ओर जाएं, तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर इज एन एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ एंड कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स क्रूशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये डेफिनेशन एक जियोलॉजिस्ट, सॉरी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने दिया है। क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो है आपने नाम सुना होगा DS लाल का, उनकी बुक में ये एक्सप्लेन किया गया है कि वायुमंडल एक ऐसा इन्वेलप है, एक ऐसा खोल है, एक आवरण है, जो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ एक खोल है, परत है, जो पृथ्वी पर जीवन को संभव कर पाता है। यानी पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि इसके चारों तरफ गैसों का एक मोटा आवरण है। तो गैसों का मोटा आवरण, वायुमंडल क्या है, गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना हुआ
एक आवरण है। वायुमंडल एक आवरण है, एक इन्वेलप है जो पृथ्वी के चारों तरफ है, और वो मूलतः गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना है। दूसरी बात, यह एक कंबल की तरह व्यवहार करता है, ब्लैंकेट की तरह व्यवहार करता है। अब आपको ये तो समझना पड़ेगा कि कंबल क्या व्यवहार करता है। आपको जाड़े के दिन में, अब जाड़ा का जो कोल्ड विंटर सीजन है, तो उसमें हम कंबल यूज करते हैं। कंबल क्या करता है, बाहरी वायुमंडल के तापमान से आपके कंबल के भीतर का जो तापमान है उसका कनेक्शन कट कर देता है एक तरीके से। तभी तो आपको आपके अंदर के तापमान को अंदर ही बनाए रखने देता है, तो अंदर आप गर्म महसूस करते हैं। तो कुछ जोग्राफर्स मानते हैं कि वायुमंडल एक ब्लैंकेट है, कंबल है, जो पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है। यदि ये ब्लैंकेट हट जाएगा तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी कि इस पे जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि ये कंबल की तरह व्यवहार करती है। मतलब क्या है, मतलब है कि पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है, जितना जरूरी है उतना गर्म बनाए रखती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। सौर मंडल में ग्रह तो 8 ग्रह हैं, पहले नवग्रह हुआ करते थे, अब 8 ग्रह हैं। जो प्लूटो है उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल के आपने उसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, ड्वार्फ प्लैनेट के ग्रुप में डाल दिया, क्योंकि वो कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहा था, उसमें उतनी सिमिलरिटी नहीं थी। बाकी जितने ग्रह थे उन सारे ग्रहों में एक स्पेशल फीचर ये था कि वो किसी दूसरे ग्रह का सॉरी पाथ नहीं काटते थे। दूसरे ग्रह की जो कक्षा थी उस कक्षा में वो इंटरफेयर नहीं करते थे बाकी ग्रह। बट जो प्लूटो थे वो अपने से जस्ट जो वरुण है, अरुण वरुण, यूरेनस के बाद नेपच्यून, तो नेपच्यून की कक्षा में इंटरफेयर करता था वो, करता है वो। तो ये उसका एक एक ऐसा डिफरेंट गुण था जो उसको औरों से अलग करता था। एक और बात थी कि प्लूटो आकार में हद से ज्यादा छोटा था, बाकियों की तुलना में प्लूटो को बौना जैसा दिखाया जाता था। तो इसको कहा गया कि तुम बौने हो तो तुम बौने ग्रहों की श्रेणी में ही उसको भेज दिया गया। तो दो कारण से, एक तो आकार बहुत छोटा है, दूसरा कारण है कि बाकियों की तरह ये इसकी अपनी कक्षा जो है सेपरेट कक्षा नहीं है, बल्कि ये नेपच्यून के यानी कि वरुण के कक्षा में इंटरफेयर करता है। एक और कारण था प्लूटो को ग्रुप से निकालने का। वो कारण क्या था कि बाकी जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, एक निश्चित समय में, बहुत मतलब लिमिटेड टाइम में सन का परिक्रमा कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता था। लेकिन जो यम था, प्लूटो यम, ये बहुत लंबा टाइम लेता था पृथ्वी के चक्कर को लगाने में, बाकी 8 की तुलना में कई गुना ज्यादा टाइम लेता था। इसलिए इनको निकाल दिया गया ग्रह से, ग्रहों की श्रेणी से। तो अब 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल बाकी ग्रहों के वायुमंडल से भिन्न है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बाकी ग्रहों का भी अपना अपना वायुमंडल है, लेकिन जैसा विशिष्ट वायुमंडल पृथ्वी के पास है ऐसा वायुमंडल किसी के पास नहीं। जैसे आप कहें कि शुक्र के पास वायुमंडल है, तो हाँ, शुक्र के पास भी वायुमंडल है, लेकिन बहुत छोटा, बहुत पतला वायुमंडल है, और उस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेट करता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 71% है, 78% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। यानी यहां पे वायुमंडल में, पृथ्वी पर नाइट्रोजन डोमिनेट करता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा, जबकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। यही कारण है कि शुक्र को वायुमंडल का सबसे, मतलब सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बोलते हैं। तो चलिए, वो सौर मंडल वाला सेक्शन किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। अभी तो बस ये कह रहे हैं कि ये पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है, और गर्म बने रहना जरूरी है। यदि पृथ्वी गर्म नहीं बनी रहेगी तो दिन में बहुत ज्यादा जलेगी और रात को फ्रीज हो जाएगी, जैसा कि बुध के साथ होता है। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है बुध, वो दिन में आग की तरह खौलता है, मैग्मा की तरह पिघलने लगता है। जो एरिया, जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वो मैग्मा की तरह पिघल रहा होता है, और जो हिस्सा रात्रि वाला यानी सूर्य के अपोजिट पार्ट की तरफ चला जाता है वो हिस्सा फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, बर्फ हो जाता है। यानी रात उतनी ही सर्द होती है दिन जितना गर्म होता है। ऐसी ही हालत होती पृथ्वी की भी, यदि पृथ्वी पर अपना इसका वायुमंडल नहीं होता।
तो वायुमंडल गैसों का, जलवाष्प का, धूल कणों का एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है, जो पृथ्वी के चारों तरफ कवर किए हुए एक कंबल की तरह व्यवहार करता है, पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है, इतना गर्म जितना जरूरी है। ठीक है। अब और हम दूसरी बात करें, दूसरी महत्वपूर्ण बात करें कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल की परत है जो कंबल की तरह व्यवहार करती है, उससे संदर्भ में एक और बात करें कि जो ये वायुमंडल है पृथ्वी का, आखिर पृथ्वी पर क्यों टिका है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका है। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल टिका है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये टिका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण की बात जब हम करते हैं तो ये यदि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये क्या है, पोल है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है। तो जो हमारे दोनों पोल हैं जहां पर कि पृथ्वी चपटी है, पोल पर यानी ध्रुवों पर क्या है कि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, ध्रुवों पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। ठीक है। अब जब गुरुत्वाकर्षण जहां ज्यादा है दोनों ही ध्रुवों पर, तो गुरुत्वाकर्षण जहां ज्यादा होगा वो क्या करेगा, वायु को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। तो यहां पे गैसें जो हैं, वायुमंडल जो है, दोनों ही ध्रुवों पर जो वायुमंडल है, ठीक है, ध्रुवों पर वायुमंडल का घनत्व ज्यादा है, यानी यहां डेंसिटी, घनत्व जो है ज्यादा है ध्रुवों पर वायुमंडल का, यानी यहां वायुमंडल पतली है। यहां पे एटमॉस्फेयर क्या है, दोनों ही ध्रुवों पर वायुमंडल पतली है। अब आप कहेंगे सर पतली क्यों है, यहां पे वायुमंडल पतली है, और हम दूसरे कलर से यदि हम ले लें तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यदि हम देखें कि पृथ्वी पर वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर किस शेप में है, तो विषुवत रेखा पर यह ऐसे उभरी हुई है और ध्रुवों पर यह ऐसे चिपटी है। ऐसा है वायुमंडल का डिजाइन। यानी कि यदि ये काला वाला कलर का वायुमंडल है, तो ज्यो ज्यो हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ज्यो ज्यो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, कहां से, विषुवत रेखा से ज्यो ज्यो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल की मोटाई कम होती जाती है, वायुमंडल की मोटाई कम होती जाती है, और ध्रुवों पर वायुमंडल सबसे ज्यादा पतला है। पतला है लेकिन सघन है। सघन का मतलब क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। और विषुवत रेखा पर यदि हम देखें तो विषुवत रेखा पर वायुमंडल की मोटाई ज्यादा है, वायुमंडल की मोटाई ज्यादा है। ठीक है, विषुवत रेखा पर वायुमंडल की मोटाई ज्यादा है मोटाई, लेकिन इसकी सघनता कम है। डेंसिटी, गैसों के बीच जो डेंसिटी होनी चाहिए यहां पर सघनता कम है, और जबकि विषुवत रेखा पर वायु की सघनता ज्यादा है। ध्यान से समझते जाइएगा। कहने का मतलब यह है, दो बातें समझने वाली है यहां पे। वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का, जलवाष्प का, धूलकण का एक मिश्रण है, एक कंबल की तरह पृथ्वी को कवर किए हुए है, एक आवरण है। लेकिन इस आवरण के बारे में हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी से ये क्यों चिपकी हुई है। पृथ्वी से ये वायुमंडल, गैसें तो स्वतंत्र है, गैसों के कण तो स्वतंत्र हैं, तो फिर आखिर क्या कारण है कि ये पृथ्वी से चिपकी है, ये क्यों नहीं चली जाती अंतरिक्ष, ये गैसों के कण अंतरिक्ष क्यों नहीं चली जाती। पृथ्वी में क्या ऐसा लौंग लगा है जो पृथ्वी में चिपकी हुई है, वो कौन सा बल है जो इसको खींचता है पृथ्वी की ओर। ये पृथ्वी के चारों ओर बाहर से इसलिए बनी हुई है क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको पृथ्वी की तरफ खींचती है। यही कारण है कि ध्रुवों पर यह पतली है लेकिन सघन है, डेंस है, हैवी है, वहां ज्यादा सघनता है वायु में। क्यों सघन है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, तो ज्यादा अपनी ओर खींच रखा है, तो वहां पे सघनता ज्यादा है वायु में। गैसों के बीच का स्पेस कम है, गैसों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके बीच के स्पेस को इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, जैसे गैस है, ठोस है, द्रव है, इनमें कणों के बीच के स्पेस में फर्क होता है। ठोस के कण के बीच का जो अंतराण्विक स्थान है वो बहुत कम होता है, द्रव में जो अंतराण्विक स्थान है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, वो थोड़ा ज्यादा होता है, और गैसों में जो अंतराण्विक स्थान है वो बहुत ज्यादा होता है। गैसों के एक कण यहाँ है तो दूसरी कण कहीं और है, बहुत दूर हो, डिस्टेंस होता है।
तो जब गैसों के कणों का बीच का स्थान कम हो जाए, यानी गैसों के कणों में सघनता ज्यादा दिखे, तो ऐसा कारण होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। यहाँ पे दोनों ध्रुवों पर गैसों की सघनता ज्यादा है, इसीलिए वायुमंडल पतली है। आपने पढ़ा भी होगा 6th क्लास के एक बुक में कि जो सबसे छोट पतली परत है ना, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, इसी को परिवर्तन मंडल कहते हैं। तो क्षोभ मंडल की मोटाई में 8 से 18 किलोमीटर पड़ा होगा आपने, और उसमें लिखा हुआ पड़ा होगा कि 8 किलोमीटर ध्रुवों पर, यानी ध्रुव पर सबसे पतली होती है क्षोभ मंडल, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, इक्वेटर पर 18 किलोमीटर मोटी, ये मोटाई है। क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पर मात्र 8 किलोमीटर है, और उसी क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। क्या ये शो करता है? उसी कॉन्सेप्ट को शो करता है जो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि ध्रुवों पर वायुमंडल पतला है, क्षोभ मंडल भी पतला है, देखिए 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर वायुमंडल की मोटाई अधिक है, देखिए पहले ही परत का देख लीजिए क्षोभ मंडल का क्या हाल है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर इसकी मोटाई है। तो ये था वायुमंडल का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम अब तक देख रहे थे कि वायुमंडल गैसों का मोटा आवरण है, इसमें जलवाष्प भी है, इसमें धूलकण भी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये पृथ्वी से चिपका हुआ है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे चिपका रखा है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वायुमंडल पतला है, पतला है लेकिन डेंस है, सघन है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। विषुवत रेखा पर वायुमंडल की मोटाई ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है, एज कंपेयर एज दी पोल। ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम है, इसीलिए विषुवत रेखा पर वायुमंडल की मोटाई ज्यादा है। अब वायुमंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर ज्यादा है, तो विषुवत रेखा से वायुमंडल क्यों टिका हुआ है? वहां गुरुत्वाकर्षण तो है ही, लेकिन कम है, इसीलिए टिका हुआ है। तो कुल मिला के वायुमंडल के बारे में इतनी जानकारी अभी आपके पास है। अब थोड़ा और जानते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते हैं। तो हमने ये देख लिया कि जो वायुमंडल है वो विषुवत रेखा पर ज्यादा मोटा है, ध्रुवों पर पतला है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु और वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ लेयर की तरह बिछा हुआ है, चारों तरफ। एक और पॉइंट की तरफ ले चलते हैं हम आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल जो है, इसकी टोटल जो है, टोटल मोटाई की बात करें हम, कुल इसका जो पार्ट है, स्ट्रक्चर है, उसको देखें यदि हम, तो 50% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज बिलो द एल्टीट्यूड ऑफ 5.6 किलोमीटर। ठीक है, जो धरती है, समुद्र, धरती पर कोई भी ऊंचाई, जो अर्थ है उस पर कोई भी ऊंचाई हम कहां से मापते हैं? समुद्र तल को हम लेवल मापते हैं, और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, समुद्र की ऊंचाई से मतलब समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार देखने को मिलता है? तो मैक्सिमम लिमिट, जो आउटर लिमिट है, वो माना जाता है कि 10,000 किलोमीटर तक, समुद्र तल से 10,000 किलोमीटर तक हमें वायुमंडल की मोटाई मानी जाती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना है कि वायुमंडल कहां तक है। समुद्र तल से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का एक्सटेंशन माना जाता है, एक्सपेंशन माना जाता है, विस्तार माना जाता है। अपर लिमिट क्या है? यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि वायुमंडल का अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट ऐसा माना जाता है कि 10,000 किलोमीटर है अपर लिमिट। लेकिन मात्र 29 किलोमीटर तक ही जो वायुमंडल के अवयव हैं, गैस हैं, 29 किलोमीटर तक ही वायुमंडल का 97% मटेरियल अवेलेबल है। मान लीजिए यदि वायुमंडल 100 कणों से मिलकर बना है, मान लेते हैं, सपोज, लेट सपोज कि 100 कणों से मिलकर वायुमंडल बना है, 100 कणों से मिलकर बना है, तो समुद्र तल से 29 किलोमीटर तक में, समुद्र तल से 29 किलोमीटर तक में ही 97 कण मिल जाएंगे आपको, और बाकी का जो ऊपर 10,000 किलोमीटर है उसमें 3 कण है, यानी 97%
components of the atmosphere are located between the sea level and 29 kilometer of the height of the earth. समुद्र तल से 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ही वायुमंडल आपका, वायुमंडल की जितने भी अवयव हैं, कण हैं, उसका 97% मिल जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा, मतलब वायुमंडल का जो एक होता है ना एक्सटेंशन, 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल के कुछ कुछ कण लक्षण दिखते जाते हैं। यानी जो अपर लिमिट है, आउटर लिमिट है, जहां के बाद वायुमंडल नहीं है, वो 10,000 किलोमीटर के बाद माना जाता है कि 10,000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल खत्म हो जाता है। एक रत्ती भी नहीं मिलेगा ऊपर वायुमंडल का कोई लक्षण। लेकिन यदि मैक्सिमम डेंस जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है वायुमंडल का, वो 29 किलोमीटर तक ही मिलता है। उसके बाद वायुमंडल में वायु की जो डेंसिटी है, जो सघनता है, वो कम होते जाती है, कम होते जाती है, और ज्यों ज्यों हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं त्यों त्यों ये डेंसिटी और भी कम होते जाती है। तो चलिए, ये तो हुआ, हमने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल एक तरह से एक इन्वेलप है जिसमें अर्थ ढकी हुई है, एज अ कंबल, एज अ ब्लैंकेट ये बिहेव करती है, पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है और भी कई कार्य करती है। पृथ्वी पे जो जल चक्र संभव हो पाया है वो वायुमंडल के कारण संभव हो पाता है। पृथ्वी पर जो जीवन संभव हो पाया है उसमें भी वायुमंडल का बहुत बड़ा रोल है। तो इंपॉर्टेंस तो हम बाद में भी बात कर लेंगे, वो तो खैर आपको पता है बहुत सारा। फिर हमने देखा वायुमंडल में वायु टिकी क्यों है, गैसें, जलवाष्प, धूलकण किस कारण से टिका है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका है। फिर हमने देखा कि वायुमंडल की मोटाई ध्रुवों पर कम होती है, विषुवत पर ज्यादा होती है। यहाँ भी ग्रेविटेशनल फैक्टर, गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है, क्योंकि ध्रुवों पर वायुमंडल, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने के कारण सघन होता है। फिर हमने बात की कि लिमिट क्या है, आउटर लिमिट। आउटर लिमिट 10,000 किलोमीटर माना जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो कैरेक्टरिस्टिक्स एटमॉस्फेयर के मिलते हैं वो 29 किलोमीटर तक ही मिल जाता है। यानी 97% कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, 97% जो संगठक हैं, एलिमेंट्स हैं वायुमंडल के, वो आपको 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलती है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा आपको बताने का दूसरा जो हमारा मुद्दा है, पॉइंट नंबर 2, कि ओरिजिन कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर समझना है। वायुमंडल की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आया वायुमंडल। तो देखिए, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संदर्भ में कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं अवेलेबल है। सिर्फ जो लॉजिकल अपने तरीके से जो सोचते हैं ज्योग्राफर्स, वैज्ञानिक, वो हाइपोथेसिस, संकल्पनाएं मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो ये गर्म गोले, आग के गोले के समान थी। पृथ्वी क्या थी, गर्म आग के गोले के समान थी। अब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे आप कोयले के भट्टी से एक गर्म कोयला, लाल कोयला, तप्त कोयला बाहर निकालते हो, तो फिर वो लाल गर्म कोयला क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और जब वो लाल गर्म कोयला धीरे धीरे ठंडा होता है, जैसा कि पृथ्वी भी हुई, पृथ्वी भी धीरे धीरे ठंडी होती गई, और ज्यों ज्यों ये पृथ्वी ठंडी होती गई त्यों त्यों इससे गैस, विभिन्न प्रकार का, आप लाल गर्म कोयले को बाहर निकालो भट्टी से तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होगा तो उससे क्या रिलीज हो रहा होगा, तो वो ठंडा होगा, वो अपना हीट रिलीज करेगी, तो बाहर उसका परत उजला उजला हो जाएगा, अंदर अभी भी लाल ही होगा। आप उसको तोड़ोगे ना लाल गर्म कोयले को, तो अंदर आग होगी। पृथ्वी अभी भी अंदर से गर्म है, लेकिन पृथ्वी का ऊपरी परत क्या हो गया है, ठंडा। वैसे ही कोयले के भट्टी से कोयला निकालोगे, चूल्हे से जलता हुआ कोयला निकालोगे, लाल कोयला आप रख दोगे कहीं पर, तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। और ठंडा कैसे होगा, जब उस कोयले से क्या रिलीज होगा, गैसें रिलीज होगी। तो ज्योग्राफर्स मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं, उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म आग, गर्म लाल कोयले के समान थी, आग के गोले के समान थी। धीरे धीरे इसी आग के गोले से विभिन्न प्रकार की गैसें रिलीज होती रही, और जैसे जैसे वो गैस रिलीज हुई वो पृथ्वी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वो गैसें जिसको पृथ्वी ने ही रिलीज किया,
ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। वो पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर काटता रहा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक विशालकाय चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा था, और ये जितना गर्म था उतना ही ज्यादा यह शक्तिशाली चुंबक था। चुंबक की तरह व्यवहार करने के कारण वो गैसें जो इससे निकली इससे दूर नहीं जा पाई। ठीक है, ठीक है, चुंबक की तरह व्यवहार करने के कारण वो गैसें पृथ्वी के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रही। अब ठंडा जब हो रही थी पृथ्वी, तो कई तरह की गैसें निकली, हाइड्रोजन निकला, हीलियम निकला, ऑक्सीजन भी निकला। तो इनके बीच भी रिएक्शन होने लगा, क्योंकि ये लोग गर्म थे, सारे गैसें गर्म, आग के कोयले से निकला हुआ ये गैस आपस में रिएक्ट करने लगा। नाइट्रोजन भी निकला बहुत ज्यादा, कई तरह के गैसें, आर्गन, नियोन, कई तरह की गैसें निकली। अब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आपस में रिएक्शन हुआ तो वाटर पार्टिकल्स बना, जलकण बने, वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगे। और जलकण जब बना तब अपने आप ऑटोमेटिकली एक साइकिल स्टार्ट हुआ जिसको आप वाटर साइकिल कहते हैं। इस वाटर साइकिल ने धरती को तेजी से ठंडा करना शुरू किया, जिसके कारण धरती का परत, जो ऊपरी परत था, वो सिकुड़ने भी लगा। कहीं पर जहां सॉलिड था वहां टिका रह गया, जहां पे तो कुछ हॉलो था वहां पे सिकुड़ गया। और ये जो धरती को तेजी से ठंडा करने लगा, कौन? जल चक्र। तो उस जल के कारण जब गर्म तवे पर आप पानी डालोगे, गर्म तवा है और गर्म तवे पर पानी डालोगे तो छन की आवाज होगी और कुछ सॉल्ट क्रिएट होगा, कुछ बेस क्रिएट होगा। आप देखेंगे तवे पर उजला सा दाग लग जाएगा, पानी का छींटा मारिए गर्म तवे पर तो व्हाइट कलर का पाउडर जैसा कुछ मिलेगा आपको उस पर। तो वो होता क्या है, वो एक तरीके से मेटल, और मेटल के साथ ये वाटर रिएक्ट करता है और कुछ सॉल्ट और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपोनेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो इस तरह से पृथ्वी पहले गर्म तवे के समान थी, और जब जल चक्र प्रारंभ हुआ तो इसने पृथ्वी को तेजी से ठंडा किया, और ठंडा करने के क्रम में ये जल जब गर्म पृथ्वी पर पड़ा तो जलवाष्प क्रिएट किया। जलवाष्प के साथ साथ जो पृथ्वी का ऊपरी परत था उसमें कुछ डस्ट भी क्रिएट हुआ। इस तरह से ये डस्ट, ये जलवाष्प और ये गैसें पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रही। पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण एक तरह से इसके चारों तरफ एक लेयर क्रिएट कर दिया, यही लेयर एटमॉस्फेयर का। और इस एटमॉस्फेयर ने पृथ्वी के ऊपरी परत को ठंडा कर दिया, कॉन्टिनेंट क्रिएट कर दिया, ओशियन, महाद्वीप और महासागर द्वीप आदि का निर्माण कर दिया। फिर इन्हीं महासागरों में, इन्हीं वाटर बॉडीज में लाइफ जनरेट हुआ। पहले यूनिसेलुलर लाइफ आया, एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, मोनेरा ग्रुप के जीव आए, और उसके बाद फिर दूसरे जीव जनरेट हुए जिसको आप एल्गी, शैवाल कहते हैं। एल्गी, शैवाल आए, जिसको एल्गी को शैवाल कहते हैं। फिर एक्वेटिक एनिमल्स जब बहुत सारे डेवलप हो गए, जलीय जीव डेवलप हो गए, तो फिर एम्फीबियस आए जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते थे। फिर टेरेस्ट्रोरियल एनिमल आए, यानी स्थलीय जीव आए। इस तरह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। तो वायुमंडल का कैसे ओरिजिन हुआ ये हमने आपको समझा दिया कि वायुमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म तप्त आग के गोले के समान थी, और इस आग के गोले से गैसें निकल रही थी, और जैसे जैसे ये गैसें रिलीज हो रही थी वैसे वैसे ये गोला ठंडा हो रहा था। और इस गोले के ठंडे होने से इनसे जो गैसें निकली, उन गैसों में विभिन्न प्रकार के गैस थे। हाइड्रोजन था, हीलियम था, नाइट्रोजन था, आर्गन था, नियोन था, CO2 था। इन गैसों के बीच आपसी रिएक्शन भी जारी था, और इसी रिएक्शन का परिणाम हुआ, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रिएक्शन हुआ तो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी वाटर पार्टिकल्स यानी जलकण निर्मित हुए। और जलकण जब निर्मित हुए तो फिर संघनन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और अदर जो प्रेसिपिटेशन, यानी एक पूरा का पूरा साइकिल, संघनन, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण का एक चक्र शुरू हुआ जिसको जल चक्र कहते हैं। इस जल चक्र ने पृथ्वी को तेजी से ठंडा किया। साथ ही साथ इस जल चक्र के कारण पृथ्वी के चारों तरफ गैसों के साथ साथ जलवाष्प का भी घूर्णन होने लगा। जलवाष्प भी एक लेयर में व्याप्त हो गया, और कुछ कण, डस्ट पार्टिकल्स भी क्रिएट होने लगे। पृथ्वी जब ठंडी होने लगी, गैसों का मूवमेंट बढ़ गया, वाटर पार्टिकल्स ज्यादा क्रिएट होने लगे, वर्षा और जलचक्र शुरू हो गया, तो विभिन्न प्रकार के विंड जनरेट हो गए, हवाएं जनरेट हो गई, एयर सर्कुलेशन शुरू हो गया एटमॉस्फेयर में। और जब वायुमंडल में वायु परिसंचरण यानी एयर सर्कुलेशन शुरू हुआ तो दोनों तरह का शुरू हुआ। सरफेस पे भी जो वर्टिकल था, वर्टिकल एयर सर्कुलेशन भी शुरू हुआ, हॉरिजॉन्टल एयर सर्कुलेशन भी शुरू हुआ।
यानी निचले वायुमंडल में भी वायु का संचरण शुरू हुआ, ऊपरी वायुमंडल में भी वायु का संचरण शुरू हुआ, और इससे क्या हुआ, पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो भी धूल कण थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो सब के सब उड़ उड़ के अब कहां आने लगे, एटमॉस्फेयर में। इस तरह से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, और फिर एटमॉस्फेयर में भी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भारी गैसें थी, भारी जलकण थे, वाटर वेपर थे, डस्ट थे, वो निचले वायुमंडल में रहे, और जो हल्की गैसें थी जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये ऊपरी वायुमंडल में चले गए। इस तरह से वायुमंडल की विभिन्न परतें बनी, हेट्रोजिनस और होमोजिनस लेयर बना, सममंडल और विषम मंडल बना। तो उम्मीद करता हूं कि 2 पॉइंट तो जरूर अच्छे से मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया। एक क्या होता है एटमॉस्फेयर, इसकी ओरिजिन कैसे हुई। अब आते हैं हम वायुमंडल के कंपोजिशन पे, यानी कि संगठन की बात करते हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या है। बहुत इजी है, यदि ध्यान से आप मुझे सुनेंगे तो हम आपको कोशिश करेंगे कि हम अपने साथ साथ आपको याद करवा दें। संगठन टॉपिक की बात कर रहे हैं, कंपोजिशन यानी जिनसे मिलकर वायुमंडल बना है। पहले ही हम आपको यह बता चुके हैं कि जो वायुमंडल है उसके कंपोजिशन पे यदि आप समझना चाहें, उसका संगठन समझना चाहें, तो मूलतः ये 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं? एक है गैसें, गैसें ये मूल संघटक है, इसीलिए इसको वायुमंडल कहते हैं, जलवाष्प मंडल और धूलकण मंडल नहीं कहते हैं। यानी ये डोमिनेंट फैक्टर है, मैक्सिमम हिस्सा यानी 90% से ज्यादा जो है, 90% से ज्यादा गैसें ही है वायुमंडल को बनाने वाली। तो मूल अवयव है। जो दूसरा सहयोगी अवयव है वो है वाटर वेपर, जलवाष्प, और तीसरा जो इनके साथ कंपनी देने वाला अवयव है वो है धूलकण, पार्टिकुलेट मैटर, धूलकण। अब जो गैसें हैं इनमें कुछ गैसें जो है वो डोमिनेंट गैस है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, और कुछ गैसें मतलब नाम मात्र की हैं, बहुत कम क्वांटिटी वाली है। तो आपको ना सबका परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। 5 ऐसी गैसें हैं जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट करती है। एक नाइट्रोजन है, 78% क्वांटिटी नाइट्रोजन की है, 78.08%। तो गैसों में हम इसका एक बनाते जाते हैं कि कौन कौन सी गैसें कितनी हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस पर चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन जिसको आप N2 के नाम से जानते हो, इसकी क्वांटिटी कितनी है? इसकी क्वांटिटी है 78.08%। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है 78.08%, सबसे ज्यादा मात्रा निचले वायुमंडल में है। आप जो सांस लेते हो तो आप कह देते हो कि हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं, मासूम हो आप सबके सब, प्यार से बोल देते हो, लोग भी मान लेता है। आप केवल ऑक्सीजन सांस ले ही नहीं सकते, क्यों? है ही नहीं नाक के पास केवल ऑक्सीजन। आपके नाक के पास ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, और जब आप सांस लेते हो तो शुद्ध प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हो, लूज मोशन हो जाए, पचाने की क्षमता नहीं है आपको पूरा प्योर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या मिक्स होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी लेते हो और उसमें भी ऑक्सीजन साथ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके नाक के पास जो एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 20.95 है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2 जो है वो 20.95% है। आप 21% कहते हो क्योंकि 20.95 का मतलब 21% हो गया, ठीक है? तो 21% आप इसको लमसम मान लेते हो, लेकिन है ये 20.95% ऑक्सीजन है, ठीक है? ऑक्सीजन के बाद तीसरा नंबर आता है, ये वाली मात्रा होगी, ऑक्सीजन के बाद तीसरा नंबर आता है वो है आर्गन का। आर्गन 0.93% है। आर्गन, देखिए
तुरंत कितना कम गया, ये 21 था, ये 78 था, यानी मैक्सिमम हिस्सा जो वायुमंडल का है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, बाकी सब सहयोगी गैस है। तो आर्गन 0.93% है। आर्गन के बाद बात आती है एक और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो तेजी से ग्रो कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना परसेंट है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, उसका परसेंटेज जान लीजिए 0.03% है। 0.03% है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा है एक एक्स्ट्रा है जिसका नाम है ओजोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए लाइफ, जीवन इंपॉर्टेंट है। ओजोन जो है इसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, कभी कभी पूछ देता है। 0.4 टाइम्स 0 उसके बाद 5। ओजोन जो है 0.4 टाइम्स 0 और 5, इतना, ये है ओजोन का परसेंटेज। यानी बहुत कम क्वांटिटी में ओजोन अवेलेबल है। 4 टाइम्स 0.5%, बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में है। इसके अलावा नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन भी उतना ही परसेंट है जितना ओजोन है, 0.4 टाइम्स 0.5%। तो परसेंटेज आप सबका जान लीजिए, जो मेन इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। इसके अलावा नियोन याद रखिए, सब हम लिख ही देते हैं, नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, हाइड्रोजन। नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन एंड हाइड्रोजन। इनका ना परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ना सबका एक क्रम बना करके ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पर आर्गन है, ठीक है, और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये परसेंटेज आपको याद रखने की आवश्यकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नंबर आता है नियोन का, 0.002% है। नियोन 0.002% है। और फिर हीलियम का नंबर आता है नियोन के बाद 0.0005, यानी हीलियम ज्यादा है, 0005%, हीलियम ज्यादा है हाइड्रोजन से। फिर क्रिप्टन का नंबर आता है 0.001%, ये भी ज्यादा है, 0.001%। यानी नियोन के बाद क्रिप्टन का क्रम आता है, यानी ये है उसके बाद ये है, तब जाके हीलियम है। और जेनॉन जो है, जेनॉन है 0.4 टाइम 09%, ये तो हाइड्रोजन से भी कम है, 4 टाइम 09%। और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा है थोड़ा, 4 टाइम 05%। तो ये एक पूरा का पूरा ब्यौरा है आपके सामने, जिसमें आप हाइड्रोजन, जेनॉन, क्रिप्टन, नियोन और क्या क्वांटिटी किस गैस की है, कौन कौन सा गैस मौजूद है जिसकी क्वांटिटी मेजर की गई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, हाइड्रोजन, ये ही वे गैस हैं जिन गैसों से आपके वायुमंडल का निर्माण हुआ है। ये तो था आंकड़ा, डाटा। अब कुछ अच्छी बातें जो एग्जाम में पूछ सकता है। कम से कम 5 ऐसे गैस हैं जिनके बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहला हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है, एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर, 78.08%। और नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट भी बहुत है जीवन के लिए। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन की तरह नाइट्रोजन भी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कैसे? जो ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है। आपके बॉडी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो नाइट्रोजन से बना होता है। अमीनो एसिड जो है वो नाइट्रोजन बेस्ड है, अमोनिया नाइट्रोजन बेस्ड है। बट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा है, फिर भी सॉइल में नाइट्रोजन की क्राइसिस।
मृदा में नाइट्रोजन कम है। क्यों कम है? क्योंकि सॉइल में जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया जाता है वो या तो बैक्टीरिया द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है या थंडरिंग लाइटनिंग के थ्रू आ पाता है, और अदर कोई सोर्स नहीं है। डायरेक्टली नाइट्रोजन को कोई भी प्लांट या एनिमल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कुछ बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम है, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जीव जो एनिमल्स है जैसे ह्यूमन, प्लांट, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इतना सारा नाइट्रोजन है 78%, फिर भी ये हमारे किसी काम का, हम डायरेक्ट नाइट्रोजन ले ही नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जितना नाइट्रोजन आप सांस के रूप में लेते हैं, एक एक रत्ती फिर लौट जाता है जब आप सांस छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो दूसरी बात आती है ऑक्सीजन की, जो 21% के लगभग एटमॉस्फेयर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जीवित रहने के लिए आप एनर्जी के रूप में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो आपके अंदर ग्लूकोज तोड़ने में मदद करता है, सेल एनर्जी जनरेट करने में मदद करता है, और कंबशन, दहन जो पॉसिबल हो पाता है वो ऑक्सीजन के कारण ही। धरती पर दहन यानी आग जो आप लगाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, बट ऑक्सीजन के बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है विदाउट ऑक्सीजन कंबशन। तो कंबशन यानी दहन के लिए भी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप विलन के रूप में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड विलन है, पेड़ लगाओ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कम करेगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड विलन बाद में बना, पहले आपने बनाया उसको विलन, पहले वो हीरो था। नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड जिस ग्रह पे होता है वो ग्रह अपने को गर्म रखने की क्षमता रखता है, तो ग्रह को अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने एटमॉस्फेयर में कुछ क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन जितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उससे ज्यादा आपने क्वांटिटी बढ़ा दी उसकी डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, औद्योगिकरण और वनोन्मूलन के कारण मानव समुदाय ने कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्राकृतिक मात्रा जितनी होनी चाहिए, जितनी आवश्यक मात्रा थी, उससे ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड आज विलन है। तो धरती का जो अर्थ रेडिएशन है, उस रेडिएशन को रोकने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। इसके अलावा जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही जरूरी है जितना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वायुमंडल का और जीव मंडल का, दोनों के लिए अनिवार्य है। ओजोन, ये अनदर इंपॉर्टेंट गैस एटमॉस्फेयर का। और ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ओजोन क्या करता है, सेफ्टी वल्व, सुरक्षा वल्व की तरह काम करता है एटमॉस्फेयर में। ये क्या करता है, जो यूवीज हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो बहुत ज्यादा हीट कंसिस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट इसके अंदर होता है, उसको धरती तक आने से रोकते हैं और उसको लौटा देते हैं अंतरिक्ष में। इसलिए अल्ट्रा वायलेट को रोकने के कारण ये सेफ्टी वल्व कहलाते हैं। क्या होगा यदि अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पर पहुंच जाएगा? तो स्किन कैंसर हो जाएगा, जीव खेत जल जाएंगे, टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि सारा मेल्ट हो जाएगा, जो भी थर्ड पोल्स हैं यानी आइस कैप हैं, क्रायोस्फीयर हैं, जो हिम टोपी जिसको कहते हैं, हिम मंडल, और धरती जलमग्न भी हो जाएगी और धरती पर इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि जीवन समाप्त हो जाएगा। आर्गन बहुत लिटिल अमाउंट में अवेलेबल है, आर्गन का परसेंटेज 0.93 यानी 1% से कम है आर्गन, और इट इज नॉट ऑफ मच अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस से भी नहीं होता और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंडस्ट्रियल यूज में, इंडस्ट्रियल यूज इसका होता है, जैसे लाइट बल्ब में यूज होता है ये आर्गन, वेल्डिंग में यूज होता है आर्गन। तो आर्गन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी गैस इंपॉर्टेंट है, और जो अदर गैसें हैं वो एटमॉस्फेयर को बस एक तरह से कंपोनेंट के रूप में, एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट के रूप में जाने जाते हैं। तो गैसों के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था वो आप जान गए। इसके परसेंटेज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन कितना परसेंट है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आर्गन, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और पांचवें नंबर पे नियॉन, छठे नंबर पे आ जाएगा आपका, नहीं छठे नंबर पे क्रिप्टन, पांचवें पे क्रिप्टन है, छठे पे क्रिप्टन है, और उसके बाद बाकी जो है सब कम कम है। आइए अब जरा जलवाष्प पे फोकस करते हैं, ठीक है, जलवाष्प पे, वाटर वेपर। पहले भी थोड़ी सी बात हमने जलवाष्प के बारे में की थी। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एटमॉस्फेयर का। ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में होता है, और डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड पे, जो दूसरे दूसरे अक्षांश हैं उन पे भिन्न भिन्न होता है। जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र में, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये 4%, कुल वायुमंडल का 4% होता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में ये 1% होता है।
यानी हम विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा में कमी होते जाती है। जलवाष्प दो स्रोतों से वायुमंडल में आता है। एक स्रोत है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के माध्यम से जलवाष्प वायुमंडल में आता है। दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत है वाष्पोत्सर्जन, जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो जीव जंतु हैं, हरे पौधे हैं, वृक्ष हैं, इनसे जो पसीने के रूप में निकलता है या फिर भाप के रूप में जो इनसे रिलीज होता है वो है ट्रांसपिरेशन। इन दोनों माध्यमों से वायुमंडल में जलवाष्प पहुंचता है। मोर देन 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वेपर, जो वायुमंडलीय जलवाष्प है उसका 90% जो है समुद्र तल से मात्र 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। यानी वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प नहीं मिलते। 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जलवाष्प मिलते हैं, उसके ऊपर जलवाष्प की मात्रा 5% से भी कम हो जाती है, 10% से भी कम हो जाती है। मतलब 5% का मतलब टोटल वायुमंडल, टोटल एटमॉस्फेयर में जितना वाटर वेपर है उसका 90% वाटर वेपर समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। अधिक ऊंचाई पर क्यों नहीं मिलता जलवाष्प? सही बोले आप, जलवाष्प अधिक ऊंचाई पर नहीं मिल सकता क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होने लगता है? हाँ सही, कम होने लगता है। और तापमान कम होगा तो ये जलवाष्प क्या हो जाएगा? संगणित हो जाएगा, बादल बना देगा, जलकण बना देगा, हिमकण बना देगा और भारी होकर नीचे गिर जाएगा। तो अधिक ऊंचाई पे जलवाष्प नहीं मिलता क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आने से यह जलवाष्प संघनित होकर या तो वाटर ड्रॉपलेट जलकण या तो आइस क्रिस्टल हिमकण, या तो जलकण में बदल जाते हैं या हिमकण में बदल जाते हैं। फिर इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये भारी हो जाते हैं, उसके बाद ये नीचे आके पृथ्वी पर बरस जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। इतनी ऊंचाई तक जलवाष्प को ले कौन जाता है? हवा, वायु, एयर सर्कुलेशन जो होता है ना, जो नीचे से ऊपर की ओर, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन, उसी एयर सर्कुलेशन के थ्रू ये इतनी ऊंचाई पे पहुंचते हैं जलवाष्प। और विषुवत रेखीय क्षेत्रों पे ही जलवाष्प ज्यादा ऊंचाई पे मिलते हैं। ध्रुवों पर जलवाष्प तो मिलते ही नहीं, बहुत कम मिलते हैं और कम ही ऊंचाई पर मिलते हैं क्योंकि वहां तो ऑलरेडी वायुमंडल पतला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो जलवाष्प हैं इनका महत्व क्या है? ये कई तरह का कार्य करते हैं, जैसे संघनन करते हैं, वर्षण इसके कारण होता है, फॉग बनता है, धूम कोहरा, कोहरा बनता है इससे, बादल का निर्माण होता है, ओस की बूंदें बनती है, वर्षा होती है। तो ये वर्षा, बादल, कोहरा, संघनन, संवहन, हवा में नमी, ये सब जलवाष्प के कारण होता है। तो वाटर वेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर एक और काम करता है, जलवाष्प वायुमंडल में हो तो वो क्या करता है? धरती को गर्म बनाए रखने में भी मदद करता है। जलवाष्प में बहुत कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करके रखने की, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके रखने की। जलवाष्प के अंदर बड़ी क्षमता होती है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके रखने की। आपसे कभी कभी बचपन में क्वेश्चन पूछते होंगे, बादलों भरी आकाश या बादलों भरी रात अधिक गर्म होती है क्यों? अरे बादल है क्या? जलवाष्प के कारण ही तो बनता है बादल। और जलवाष्प क्या करता है? बादल क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को और ऊपर नहीं जाने देता। नीचे जो अर्थ का रेडिएशन है, अर्थ का जो हीट है, उष्मा है, उसको अंतरिक्ष में जाने से रोकता है और पुनः अर्थ को लौटा देता है। इसीलिए बादलों भरी रात आपको बड़ी गर्म महसूस होती है। तो ये जो बादल है ये जलवाष्प से ही बने होते हैं। जलवाष्प एक तो उष्मा को अवशोषित करने में भी योगदान देता है, इसके अलावा इसकी एल्बिडो भी होती है बादलों की, तो ये कुछ ट्रांसफर भी कर देता है, जो इंसोलेशन को ट्रांसफर करने में और अर्थ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके फिर से अर्थ पे पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब आते हैं धूल कणों पे। आप इसको डस्ट पार्टिकल्स कह लीजिए या आप इसको पार्टिकुलेट मैटर कह लीजिए, हिंदी में एक ही नाम है, धूल कण। ये ठोस कण होते हैं, छोटे छोटे, और ये ठोस कण एटमॉस्फेयर में, हवा में तैरते हुए मिलते हैं आपको। कहां से आते हैं ये ठोस कण? क्या हो सकते हैं इन ठोस कणों में? हवा क्या करती है? नमक के कण, समुद्री क्षेत्रों से नमक के कण उठा लेती है, पेड़ों के फूलों से पोलन ग्रेन के कण उठा लेती है, धुएं में जो ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ कार्बन है उसको उठा लेती है और बहुत दूर ऊंचाई पर अपने साथ उड़ाते रहती है, लटकाए रहती है। एटमॉस्फेयर में वो लटका रहता है, सस्पेंशन, निलंबन की तरह। निलंबन तो आपने सुना होगा, वो लटकी रहती है उस पर। तो ये जो छोटे छोटे कण है ना, धूल कण, पोलन ग्रेन और जो सॉइल के कण हैं, ये जो निलंबित एटमॉस्फेयर में जो लटकी रहती हैं, इनके कारण ये क्या करती हैं? वायुमंडल में एक अलग तरह का योगदान देती है। इन्हीं को पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, इन्हीं को आप डस्ट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। जैसे राख के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, फाइन सॉइल मतलब बहुत महीन मृदा के कण हो गए,
रेत के कण हो गए, डस्ट जिसको कहते हैं, या फिर धुआं में जो छोटे छोटे कण ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन होते हैं उसके कण हैं, ये सब के सब, या फिर जो उल्का पिंड से जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स आए हैं वो डस्ट पार्टिकल हो गए। आप टूटता तारा देखते होंगे, तारा कभी नहीं टूटता, क्षुद्र ग्रहों के टकराने से जो कण वायुमंडल में आता है उसके फ्रिक्शन से आपको चमक दिखती है, आप सोचते हैं तारा टूटा, तारा नहीं टूटा, तो वो भी जल के राख हो जाते हैं और वो तैरते रहते हैं वायुमंडल में। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पार्टिकुलेट मैटर। इनमें से कुछ को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जो निचले वायुमंडल में मिलता है, जो आपको सांस का रोग क्रिएट करने में भी मदद कर देता है। ऊपरी वायुमंडल में भी ये मिलते हैं, ये वायुमंडल में हर जगह मिलते हैं डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर। निचले वायुमंडल में इनका क्या रोल है, क्या योगदान है? ये जो है एटमॉस्फेयर में एक तो कन्वेंशनल एयर करंट क्रिएट करने में मदद करते हैं, दूसरा इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्लाउड फॉर्मेशन में ये न्यूक्लियस का काम करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन में न्यूक्लियस का काम करते हैं, केंद्रक का काम करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में। तो कुल मिलाकर के हमने आपको संगठन पूरा का पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे संरचना, वायुमंडल की संरचना। ये सिंपल टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, और इसमें आप सब के सब लोग जो होते हैं कुछ ना कुछ पहले से पढ़े हुए होते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया, दो बेस पर, दो आधार पर आप वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करते हैं। एक आधार होता है आपका भौतिक आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरा होता है आपका रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। रासायनिक गुणों के आधार पर पहले लिख दूं, देखिए भौतिक गुणों के आधार पर वायुमंडल की परतें कौन है? जो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे लेके आया था वही क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। ये जो आपने देखा था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल जो आपने देखा था, ये सब के सब भौतिक गुणों के आधार पर। ये क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल, ये मेसोस्फीयर मध्य मंडल, ये थर्मोस्फीयर ताप मंडल और वायुमंडल। देखिए भौतिक गुण दो गुणों को आप कहते हैं, एक तापमान की मात्रा को आप भौतिक गुण कहते हैं, और दूसरा आर्द्रता जो है उसको भौतिक गुण में रखते हैं। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बेस पे यदि आप ये देखना चाहें तो क्षोभ मंडल सबसे निचला परत है, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, बिजली गरजना, जो कुछ भी मौसमी घटनाएं आप देखते हैं वो सब के सब क्षोभ मंडल में ही होता है। इसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो अर्थ का जो रेडिएशन है ना, उसके कारण अर्थ के सरफेस के पास ज्यादा, जो पृथ्वी की सतह के पास ज्यादा हीट होती है। जो जो हम सतह से दूर आते हैं तो अर्थ का रेडिएशन भी कम होता जाता है, तो इसके कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होते जाता है। उसके बाद एक ऐसा लाइन आता है जहां पे ये अर्थ रेडिएशन का प्रभाव बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसको ट्रोपोपाज कहते हैं या क्षोभ सीमा कहते हैं। जहां से क्षोभ मंडल समाप्त हो जाता है उसी को क्षोभ सीमा कहते हैं। और क्षोभ मंडल के बारे में एक और बात जान लीजिए, क्षोभ मंडल के बारे में, कि क्षोभ मंडल जो है ध्रुवों पर उसकी मोटाई 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। क्यों, बता चुका हूं आपको। क्षोभ मंडल के बाद शुरू होता है समताप मंडल। इसको समताप मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सब जगह टेम्परेचर एक जैसा होता है, अर्थ रेडिएशन का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, इसी को समताप मंडल कहते हैं। जितने भी जेट प्लेन है या एरोप्लेन है, ज्यादातर वो कोशिश करते हैं समताप मंडल में ड्राइव करने का, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं कम होती हैं, तो जो टर्बुलेंस है, डिस्टरबेंस है, वो कम होता है। बादल नहीं मिलते उतना ज्यादा, तो विजुअलाइजेशन क्लियर रहता है, दिखाई साफ पड़ता है। आप यदि एरोप्लेन से सफर कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि आप बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, और खिड़की से नीचे झांकेंगे तो आपको बादल दिखाई देगा। आप दरअसल समताप मंडल में पहुंच गए होते हैं, समताप मंडल के निचले परत में उड़ रहे होते हैं आप। समताप मंडल के ऊपरी परत में 15 से 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां एक अलग परत पाया जाता है, वो समताप मंडल का ही हिस्सा माना जाता है। इसमें ओजोन गैस की प्रधानता होती है, इसी को ओजोन मंडल कहते हैं। ये ओजोन मंडल समताप मंडल में ऊपरी, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में
एक पतला सा परत है ओजोन मंडल, जिसको सेफ्टी बल्ब, सुरक्षा कवच कहते हैं, और इसके ठीक ऊपर जिसको मेजोस्फेयर, मध्य मंडल कहते हैं। इसी मेजोस्फेयर में, मध्य मंडल में शुरू होता है ओजोन के बाद आयन मंडल। आयन मंडल कैसा मंडल है? इसमें आयनीकृत गैसें पाई जाती हैं और ये रेडियो तरंगों को अपने पास रखने की क्षमता रखती है। टीवी, रेडियो पे जो आवाज आप सुन पाते हैं, ये सब सारी आवाजें यही आयन मंडल में जो क्षमता होती है यहीं से ट्रांसफर करके आप तक पहुंचाई जाती है। तो इसलिए इसको आयन मंडल कहते हैं, क्योंकि आयनीकृत गैसें इसमें ज्यादा होती है। आयन मंडल के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डस्ट हैं बढ़ जाता है। जो उल्का पिंड के, मेटेरॉइड्स के जो डस्ट हैं यहाँ पे तैरते हुए नजर आते हैं बहुत ज्यादा, तो इनके कारण यहाँ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर आफ्टर आयन मंडल, तो उसको थर्मोस्फेयर कहते हैं। और थर्मोस्फेयर के बाद वायुमंडल बहुत पतला हो जाता है। यहाँ पे वायुमंडल की डेंसिटी एकदम कम हो जाती है, नाम मात्र का वायुमंडल रहता है, और अधिकतम ऊंचाई इसकी 10,000 किलोमीटर तक है, और वो उसको हम बाह्यमंडल कहते हैं। तो अभी आपने देखा मेनली जो हम वायुमंडल को इन परतों में बांटते हैं, डिफरेंट डिफरेंट परतों में, ये टेम्परेचर के आधार पर बांटते हैं। क्षोभ मंडल में आप देख लिए कि फिजिकल फीचर्स, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, बादलों का बनना, तापमान का कम होना, इसके आधार पर हमने क्षोभ मंडल नाम दिया। उसमें क्षोभ मंडल यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, परिवर्तन मंडल, चेंजेज ज्यादा होते हैं, सीजनल चेंजेज, वेदर का चेंज होता है। फिर समताप मंडल में एक जैसा टेम्परेचर है, इसलिए समताप मंडल। मेजोस्फेयर ये मध्य मंडल है, इसके ऊपर का कंडीशन अलग है, इसके नीचे का कंडीशन अलग है। इसके नीचे का टेम्परेचर का जो लेवल है वो कम है, इसके ऊपर का टेम्परेचर इंक्रीज होते चला जाता है, तो वो ताप थर्मोस्फेयर कहलाता है। तो इसीलिए इसको मेजोस्फेयर कहते हैं। आयनोस्फेयर यहीं से शुरू होता है, आयन मंडल। आयन मंडल में ये थर्मोस्फेयर और मेजोस्फेयर दोनों आता है, और उसके ऊपर फिर बहिर्मंडल आ जाता है, यानी एक्सोस्फेयर आ जाता है। तो ये 5 परतें हैं वायुमंडल की, और इन परतों को ही मेनली भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बस ये पूछा जाता है किस मंडल में क्या स्पेशल फीचर्स है। तो जैसे मौसमी घटना किसमें हो गया? क्षोभ मंडल में आपका सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सब के सब ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। और दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर में हमने बताया कि जो ओजोन पाया जाता है, ओजोन मंडल, वो 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है। 25 से 35 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन मंडल पाया जाता है, और समुद्र तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद समताप मंडल समाप्त हो जाता है, और उसके बाद वहां से शुरू होता है 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल होता है, और 80 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर में ही आइनोस्फेयर है मेनली। मेजोस्फेयर तो वो हिस्सा है जहां समताप खत्म होता है और आयन का थोड़ा थोड़ा आयनोस्फेयर का झलक शुरू होता है, वो मेजोस्फेयर है। मेजोस्फेयर के बाद जो आता है थर्मोस्फेयर, उसी में आयनोस्फेयर है, और उसी में आता है एक्सोस्फेयर, दोनों मिला के। अब एक्सोस्फेयर के बाद ये खत्म हो जाता है पूरा का पूरा भौतिक आधार पे वायुमंडल। यदि हम केमिकल बेसिस पे देखें, रासायनिक आधार पर देखें वायुमंडल को, तो रासायनिक आधार पे इन्हीं 5 मंडलों को बांटा गया है। कहां से कहां तक? तो ट्रोपोस्फेयर से मेजोस्फेयर तक को होमोजीनस माना गया है। ट्रोपोस्फेयर से मेजोस्फेयर तक को सममंडल कहते हैं, होमोजीनस। और मेजोस्फेयर के बाद से लेके बहिर मंडल तक को विषम मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो रासायनिक संरचना है ना, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जो विषम मंडल है वहां मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पाया जाता है, एटॉमिक ऑक्सीजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ये विषम मंडल है, और ये जो है ह्यूमंस के लिए या जीवों के लिए फेवरेबल नहीं होता है। जीवित नहीं रह सकते आप पूरी तरह से विषम मंडल में, क्योंकि वहां नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पाया जाता है मेसोस्फेयर में। इसके अलावा एटॉमिक ऑक्सीजन पाया जाता है, इसके अलावा हीलियम और हाइड्रोजन भी पाया जाता है, तो वो विषम मंडल है। और सम मंडल का क्या कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन? यहां आपको सम मंडल में CO2, O2, नाइट्रोजन, यानी यहां सममंडल तक आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, यानी ऐसे केमिकल कंपोजिशन मिलते हैं जो एक तरीके से वो गैसेस हैं जिसमें जीव जीवित रह सकता है पूर्णतः। वो CO2 हो गया, या फिर हीलियम है, आर्गन है, ये सारे गैसेस यहां नेचुरली मिलते हैं। और डेंसिटी, जो वायुमंडल की डेंसिटी है, इधर ज्यादा होती है गैस की डेंसिटी, ऊपर गैस की डेंसिटी कम होती है। तो ये सम मंडल और विषम मंडल का ये डिवाइडेशन है।
तो चलिए यहाँ तक हमने डिस्कस किया, समय की एक सीमा है हमारी जिसके अनुसार से हम आपके सामने चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस यदि बात करें एटमॉस्फेयर की तो हम पहले भी बहुत कुछ बता चुके। एटमॉस्फेयर के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। एटमॉस्फेयर के कारण पृथ्वी यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज से बच पाता है। एटमॉस्फेयर के कारण यहाँ पे वाटर साइकिल चल पाता है। एटमॉस्फेयर जो है हर तरह का जो पॉसिबिलिटी है लाइफ की उसको एटमॉस्फेयर ही संभव करती है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एटमॉस्फेयर। उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें आपको समझा पाया यूनिक तरीके से। और भी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एक बार और फिर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और फिर से मिलते हैं आपके साथ।